हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हिंदी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है संज्ञा। इट मींस नाउन। ये जो संज्ञा टॉपिक है ये जितना आसान बाहरी तौर से दिखता है वास्तव में उतना है नहीं। जब इसको लर्न किया जाए तो मालूम होता है कि इस टॉपिक पर एक गहरी समझ आपकी होना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को संज्ञा टॉपिक पर कुछ शब्दों को लेकर बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन होते हैं। तो आज की इस क्लास में आपको केवल इस बात की गारंटी देंगे कि आज संज्ञा पर इस क्लास में जितना एक्सप्लेनेशन मिलेगा उतना ना तो किसी किताब में लिखा होगा और ना ही किसी क्लास में आपने सुना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा नाम पर ही बात कर लेते हैं। ये जो संज्ञा नाम है ये दो शब्दों से बना है। इसमें एक तो है सम, आगे उपसर्ग लगा है, और दूसरा है ज्ञा। सम और ज्ञा से क्या बना है? संज्ञा। और ये ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञा का मतलब होता है जानना। जानना यानी इंग्लिश में आप बोलते हैं नो, KNOW, नो। तो इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ? सम का मतलब होता है सही प्रकार से या सटीक प्रकार से। सटीक प्रकार से जानना मतलब किसी के भी बारे में सही प्रकार से जानना क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ये हो गया इसके वर्ड मीनिंग, शब्द के अर्थ की बात करें। अब आगे चले कि संज्ञा क्या होता है। तो देखिए, ब्रह्मांड में या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबका कोई ना कोई तो नाम होता ही है। बिना नाम के कुछ नहीं होता, सबका नाम होता है और इस नाम को ही सामान्य रूप से संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अभी और अच्छे से देखें तो सर बोल रहे हैं कि दुनिया में या वातावरण में जितनी भी चीजें हैं वो कैसी होंगी? वो या तो दृश्य होंगी, दृश्य मतलब जिनको आंखों से आप देख सकते हैं, और या फिर वो अदृश्य होंगी जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, जैसे भगवान या फिर दया प्रेम जो मन में आता है उनको आप नहीं देख सकते। इसी प्रकार कुछ चीजें होंगी जो मूर्त होंगी। मूर्त का मतलब होता है जिनका एक आकार हो या स्वरूप हो। और कुछ चीजें होंगी जो क्या होंगी? अमूर्त होंगी। अमूर्त होंगी जिनकी कोई आकार या स्वरूप ना हो। जैसे कुछ भाव होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं जो सजीव होती हैं। सजीव यानी जिनमें जीवन होता है, जैसे प्राणी, पशु, पक्षी। और कुछ चीजें होती हैं जो निर्जीव होती हैं। निर्जीव जैसे ये पेन है, मार्कर है, ये निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो स्थायी होती हैं। स्थायी मतलब एक ही जगह पर स्थिर है। और कुछ चीजें गतिमान होती हैं, मोशन में रहती हैं या गतिशील होती हैं। गतिमान या गतिशील होती हैं। ये जितने भी चीजें पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में आप जो भी देखते हैं, चाहे वो दृश्य हो, अदृश्य हो, गतिमान हो, स्थायी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, इन सब चीजों के कुछ ना कुछ तो नाम होते ही हैं। कुछ ना कुछ नाम होते हैं, नेम। जैसे मेरा नाम है सुनील, तो मेरा नाम है ये। ऐसे दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, और जो नाम होता है उसी को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। पहली बात तो सीख गए। अब आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा। सम प्लस ज्ञा मतलब किसी के बारे में सही तरीके से जानना। यदि उसका नाम नहीं होता तो हम जान नहीं पाते, इसलिए हर चीज का नाम होता है और नाम से ही हम किसी के बारे में सही प्रकार से जानते हैं। ये हो गई सामान्य बात कि सर ने सिखाया दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम होता है, उसे ही संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा। धीरे धीरे हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ी है। आपने ये पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा करें? आज के बाद आपको लिखना है किसी व्यक्ति का नाम 1, किसी वस्तु का नाम 2, किसी वर्ग का नाम 3, किसी स्थान का नाम 4, किसी भाव का नाम 5 और किसी विचार का नाम 6। अब ये 6 से 7वीं चीज आपको डालनी नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ किताब में लिखा रहता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, जमाने भर का कॉमा लगा के लिखा रहता है। आपको उधर नहीं जाना है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये यूपीएससी 2016 की डेफिनेशन है। यूपीएससी मतलब आईएएस के एग्जाम में एक डेफिनेशन आई थी संज्ञा के लिए, उसमें ये 6 शब्द मान्य किए थे। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम जैसे रमेश, सुरेश, जो भी आप बोले। किसी वस्तु का नाम पंखा, आप समझते हैं। मैंने ये वर्ग नया लिया है, अंडरलाइन। इसको भी आप कई किताबों में देखते हैं, इसको आप अभी देख रहे हैं, जल्दी से नहीं मिलता ये। तो आप वर्ग में क्यों बोल रहे हैं? जैसे लड़का एक ग्रुप है। ग्रुप यानी वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी याद रखेंगे, क्लास बोलते हैं। क्लास। तो ये लड़का एक वर्ग है, ठीक है। इसके बाद किसी स्थान, जैसे इंदौर, आप जानते हैं। भाव मतलब जो इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे दया, किसी के ऊपर दया आती है आपको, किसी से आप प्रेम करते हैं, इसमें। इसके बाद विचार हमने अलग से लिया है।
क्योंकि विचार में आप रखेंगे जैसे ईमानदारी जैसे बेईमानी, ये आपकी डेफिनेशन बनेगी। तो आज के बाद आप डेफिनेशन में जब भी लिखेंगे पीएससी में या एसआई में, तो बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, वर्ग, स्थान, भाव या विचार, इन 6 पॉइंट को याद कर लीजिए। इनमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, इसके बाद कुछ भी बाहर नहीं बचता, ठीक है। ये इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं संज्ञा। ये हो गई परिभाषा की बात। अब हम परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मध्य प्रदेश में बच्चों को यही है कि संज्ञा के 3 भेद बता दें, या कुछ किताब 5 भेद बताती हैं, 5 भेद बता दें। और राजस्थान जैसे राज्यों में कई लोग संज्ञा के 2 भेद ही मानते हैं। तो संज्ञा के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले सारी संज्ञा को आप 2 भागों में पार्ट करना सीखिए। सारी संज्ञा को आप 2 भागों में डिवाइड करना सीखेंगे तो इससे जल्दी सीखेंगे। जैसे एक होती है मूर्त, मूर्त यानी जिसकी मूर्ति हो, मूर्ति मतलब जिसका आकार हो, स्वरूप हो। और दूसरी होती है अमूर्त, अमूर्त जिसका आकार नहीं होता, स्वरूप नहीं होता। इसी को मैं बोल सकता हूं यथार्थवाचक। ये राजस्थान में स्टेट में कई किताबों में मान्य होता है यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरी इसमें क्या होता है, इसमें भाव होते हैं, इमोशंस, भावनाएं, ठीक है। तो दूसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। अब जो चीजें मूर्त हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, छूने के अलावा मैं बात करूं, आपकी इंद्रियां होती हैं शरीर में, और 5 इंद्रियों को आप बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। जैसे आंख, जैसे नाक, जैसे कान, जैसे त्वचा और जीभ, इनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है 5 चीजों से। तो ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जो इंद्रियों से जिनका ज्ञान हो जाए, जिनका ज्ञान किससे हो जाए, इंद्रियों से, इंद्रियों से ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए तो वो मूर्त मानी जाती है। और जिनका ज्ञान इंद्रियों से ना हो वो क्या मानी जाती है, अमूर्त मानी जाती है। इंद्रियों के परे हो, इंद्रियों के परे, जिनका ज्ञान इंद्रियों के परे हो वो अमूर्त मानी जाती है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको मिल गए, मूर्त और अमूर्त। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप अंदर जाएं तो 2 चीजें आपको निकल कर आएंगी। एक आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा आएगा जातिवाचक संज्ञा। ये 2 संज्ञाएं इसमें से निकल के आती हैं जो मूर्त होती हैं, ठीक है। और एक निकल के आता है इसमें से, उसी को आप बोल देते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1, नंबर 2 पे जातिवाचक। अभी मैं 3 की बात कर रहा हूं। लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा तो मैं बता दूंगा एग्जाम में कब 3 लगाना है, कब 5 लगाना है। 3 भी मान्य होगा और 5 भी मान्य होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हम इस वीडियो क्लास में केवल इन दोनों पर फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमको पूरा एक क्लास अलग से लगेगा। और इसके अलावा 2 संज्ञाएं और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ऐसे 5 हो जाती हैं। हम 5 पर चर्चा करने के लिए आपसे 2 वीडियो क्लास लेंगे, एक आज वाला और इसके बाद कल फिर एक क्लास लेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप कैसे पहचानते हो? आप बहुत सारी गलतियां इसमें करते हो। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप बोल रहे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम क्या है, संज्ञा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ आप मन में सोचो। वस्तु शब्द लिखा हुआ आएगा तो आप इसको व्यक्तिवाचक में डालेंगे या फिर जातिवाचक में, ये आप सोचो। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, सबसे लास्ट में। एक और देता हूं आपको सोचने के लिए। ईश्वर शब्द लिखा हुआ आ गया तो आप इसको किस में रखेंगे? आपका दिमाग जो अभी तक आपने पढ़ा है, आप ये सोचेंगे ईश्वर एक है तो व्यक्तिवाचक में रखेंगे, और ईश्वर एक से ज्यादा है, कई सारे भगवान हैं, तो आप जातिवाचक में रखेंगे। और फिर आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि ना तो व्यक्तिवाचक में रखाएगा और ना जातिवाचक में। हम लास्ट में चर्चा करेंगे, वहां तक मैं आपको समझ बना दूं, वहां तक, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो अब स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट कैसे कर रहा हूं? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। पहले मैं पहचानने के तरीके बताऊंगा और उन तरीकों को आप आत्मसात कर लेंगे। यदि उन तरीकों से पहचानेंगे तो ही आप सही कर पाएंगे, वरना शब्द इतने होते हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती, इतने हजारों शब्द है, आप किस किस शब्द को रट लेंगे? आप नॉर्मली ऐसा भी याद करके जाएंगे, पर्वतों के नाम, महासागर के नाम, समाचार पत्र के नाम, मगर इससे भी ज्ञान पूरा नहीं होता। क्योंकि जब व्यापम में या एमपीपीएससी में या फिर किसी अन्य एग्जाम में जब वो क्वेश्चन मारते हैं तो वो ऐसा शब्द देते हैं कि आप फिर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इसको काय में रखूं, जाति में रखूं, कि समूह में रखूं, कि द्रव्य में रखूं, सब में जाएगा वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो देखते हैं, ये रहा व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक का मतलब पहले समझेंगे,
और जातिवाचक का मतलब समझेंगे। और आपको कई सारी नई चीजें आज सीखने को मिलेंगी जो आपके दिमाग में पहले से गलत भरा हुआ है कि अब देखिए हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब व्यक्ति नहीं होता, इसका मतलब व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति का मतलब आप पर्सन ना समझे, व्यक्ति का मतलब होता है कि विशेष प्रकार, एक विशेष प्रकार, जैसे विशेष जिसका एक विशेष अस्तित्व हो, अस्तित्व। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने संधि पढ़ी होगी, नहीं तो आगे क्लास में हम संधि पढ़ाएंगे, तो इस व्यक्ति को हम तोड़ेंगे वी प्लस अक्ति से। ये आप लोग जो पढ़ते हैं आप जान चुके होंगे, जिनको आता होगा कि ये यण संधि का उदाहरण है। वी प्लस अक्ति बराबर व्यक्ति, जैसे वी प्लस आयाम बराबर व्यायाम, ऐसे करके वी प्लस अक्ति। वी का मतलब होता है विशेष प्रकार से, विशेष प्रकार से, और अक्ति का मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होना। ये मीनिंग है, जो विशेष प्रकार से प्रकट हो, जिसका एक अस्तित्व हो, एक स्पेशल, उसका एक पर्टिकुलर अस्तित्व हो, वो होता है व्यक्तिवाचक। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं व्यक्ति मतलब इंसान, ठीक है। दूसरी बात जाति। अब जाति भी आप कहां सुनते हैं, मेरी जाति ये है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, यादव हूं। यहां पर जाति का मतलब कास्ट नहीं है। जाति मतलब कास्ट, आपकी कास्ट क्या है। यहां पर जाति का मतलब कास्ट ना होकर क्या होता है, एक वर्ग होता है, जो मैंने अभी डेफिनेशन में आपको लिखा था, नया शब्द। वर्ग का मतलब होता है इंग्लिश में क्लास। क्लास मतलब कई लोगों को एक साथ बना दिया जाए, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। जैसे कई सारी लड़कियां, तो सबको मिलाकर एक ग्रुप बना और एक शब्द बना लड़की। लड़की पूरा कई सारी लड़कियां होती हैं जो संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं, मगर इन सबको मिलाकर हम कॉमन नाम से बोलते हैं लड़की, और लड़के को हम बोलते हैं लड़का। तो ये क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप यानी एक क्लास है। तो पहली बात तो ये सिखा दिया कि व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब जिसका एक विशेष अस्तित्व हो, विशेष रूप से जो प्रकट हो, ठीक है। और जाति का मतलब हमारी जाति नहीं है, यादव, अहीर, राजपूत, ये जाति नहीं है, बल्कि क्या है, एक क्लास है। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। यदि आपने दिमाग में बैठा लिए तो आपको कभी गलत नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट जो दुनिया में एक होगा, जो दुनिया में क्या होगा, एक होगा। लिखते जा रहे हैं, दुनिया में एक। ये पहचानने के तरीके ये सीख रहे हैं आप। रट तो आप लेंगे हिमालय का नाम, पर्वत का नाम, उससे रटना नहीं, सीखने के लिए कि दुनिया में कोई भी शब्द आएगा तो कैसे पकड़ेंगे उसको, ठीक है। वो दुनिया में एक होगा। और इधर बात करूं तो वो दुनिया में अनेक होंगे, दुनिया में उसमें के दुनिया में अनेक होंगे। ये मैंने लिख दिया अनेक। अब देखो कितनी अच्छी बात है। अब मैं बोलता हूं रमेश। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, मगर दुनिया में रमेश एक ही है। अब आपके मन में आ रहा होगा रमेश तो मेरी गली में ही 4 रहते हैं, मेरी कॉलोनी में, मेरी क्लास में 5 रमेश है, वहां हर रमेश अलग अलग है। मगर यदि कोई मेरे सामने एक लड़का खड़ा है, मैं बोलता हूँ रमेश इधर आओ, तो पर्टिकुलर में उसका अस्तित्व है और उसी को बुला रहा हूं, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने रमेश। किसी का भी नाम होता है तो उसका विशेष अस्तित्व होता है, तभी हम उसको नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब दुनिया में अनेक क्या होंगे, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कुत्ते हैं। किसी कुत्ते का नाम अलग है, किसी का नाम आप डॉगी घर में रखते हैं, उसके नाम अलग अलग होते हैं, मगर इन सबके लिए मैं एक शब्द लिख देता हूं, कुत्ता। कुत्ता, तो कुत्ते क्या है, कुत्ते बहुत सारे हैं दुनिया में, भले ही सबके अलग अलग नाम हो, कुत्ते बहुत सारे हैं दुनिया में। तो कुत्ता शब्द क्या है, अनेक लोगों से मिलकर हम कुत्ता बोलते हैं। अनेक सभी प्रकार के कुत्तों का एक ग्रुप बन गया है। क्या बन गया है, एक क्लास बन गया है। क्या बन गया है, एक वर्ग बन गया है। तो ये क्या है, दुनिया में अनेक। अब दूसरी बात बहुत गहरी है और बहुत अच्छे से समझना। देखिए ये जो दूसरी बात सिखाऊंगा, यहीं से आप पकड़ेंगे कि संज्ञा होती क्या है। देखिए ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको आप तभी जान सकते हैं जब आप इसके बारे में पहले से जानते हो। फिर से सुने, इसको आप तभी पहचान लेंगे जब आप इसके बारे में पहले से जानते हो। तो लिख देता हूं, इसके बारे में पहले से जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं रमेश, मैंने किसी को बोला रमेश कम हियर। अब मैंने बोला रमेश, मतलब मैं रमेश को पहले से जानता था। यदि मैं नहीं जानता तो मैं इसको बोलता ए लड़के इधर आओ। लड़का बोलता क्योंकि मेरे पास नाम नहीं था उसका। मैं जानता था तभी मैंने उसको नाम से पुकारा है, रमेश, ठीक है।
तो मैं पहले से जानता। और इसमें एक और लाइन जोड़ दूं, दोनों एक जैसा है, जिसके बारे में पहले से जानते हो प्लस गुणों से अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इनके गुण को देखकर, इनकी विशेषताओं को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे क्या रमेश में कोई गुण होता है कि ऐसे गुण जिसमें होंगे वो रमेश होगा, ऐसी विशेषताएं जिसमें होंगी वो रमेश होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पहले से बता दिया था कि वो रमेश है, इसलिए मैंने उसको अगली बार मिला तो मैं बोला रमेश इधर आओ। 5वीं बार मिला तो मुझे और रमेश कैसे हो, क्या हाल चाल है? मैं हर बार रमेश बोल रहा हूं। हर बार रमेश बोलने का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं उसको पहले से जानता था। ठीक है, मतलब गुणों से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब रमेश नाम में ऐसा कोई गुण नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझको मिल जाए, मैं उसको गुण देख के बोल दूं अरे इसमें तो गुण ऐसे, ये तो रमेश होगा। नहीं, जब उसका नाम मुझको मालूम होगा तो मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इधर चले, ये दोनों सीख लीजिए, फिर मैं बहुत सारे शब्द दूंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसको सीखिए। दूसरा, इसका अपोजिट इधर ले जाना। आप इनमें पहले से नहीं जानते हैं, पहले से उसके बारे में आप नहीं जानते, मगर अचानक भी आपकी आंख पर पट्टी बांध के खड़ा कर दूं और बोलूं ये क्या है, तो आप बोलेंगे कुत्ता है। किसी ने आपको बताया था कि ये कुत्ता है? नहीं। आपने कैसे पहचाना? आप उसके गुणों से पहचान गए। अरे इसकी पूंछ है, ये पीछे पूंछ मुड़ी हुई है, ये तो जानवर कुत्ता है। मतलब आपने उसके बारे में पहले से नहीं जाना, आप अचानक उसका नाम ले रहे हैं और उसके गुणों से उसकी पहचान कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले से जानना, पहले से जानना जरूरी नहीं। ये क्रॉस लगा देता हूं, इसका मतलब मना। पहले से जानना जरूरी नहीं होगा, उल्टा उसके बाद क्या लिखें? प्लस में क्या लिखेंगे? गुणों से पहचान होगी। गुणों या विशेषताओं से हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये दो बातें सबसे पहले दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या क्या फिट किया मैंने? पहला कि हम दुनिया में जो एक होगा जिसका व्यक्तित्व अस्तित्व होगा, विशेष अस्तित्व। जैसे अब ऊपर चलते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हिमालय। अब हिमालय आपको मैं आंख बंद करके ले जाता हूं और हिमालय पे ले जाके खड़ा कर दूंगा और आपसे पूछूंगा ये कौन सा पर्वत है, तो वास्तव में तो हिम प्लस आलय से बना है। वास्तव में कैसे बना? हिम प्लस आलय। मतलब आलय मतलब घर होता है, हिम मतलब बर्फ होता है। जो बर्फ से ढका वो हिमालय। क्या जितने पर्वत दुनिया में हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, क्या सब हिमालय हैं? नहीं, हिमालय का एक अलग व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, सॉरी। अब हिमालय आपको मैं बताऊंगा हिमालय, तो आप जाके देखेंगे अच्छा सर ने आंख पर पट्टी बांध के हिमालय दिखाया। आप देखेंगे इंडिया के नॉर्थ में है, इसके पीछे तिब्बत है, चाइना है। आप बोलेंगे ये तो हिमालय है, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से जानते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको बोलूंगा, इधर एक शब्द बोलूंगा नदी। अब मैंने आंख बंद करी, आपके आंख पे पट्टी बांधी और सामने ले जाके नदी दिखा दी, ये क्या है? तो आप आराम से बोलेंगे सर ये तो नदी है। क्यों? क्या आपको पहले किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था उससे कि ये नदी है? नहीं, आप उसकी विशेषताएं जानते हैं कि उसमें पानी होता है और वो पानी बहता चला जाता है। ये उसकी विशेषताओं के गुणों के आधार पर आपने उसको पहचाना। इसके अलावा और शब्द देता हूं, जैसे इंदौर एक नाम आया, आपको मैंने आंख बंद करके छोड़ दिया इंदौर में। यदि आप इंदौर को पहले से जानते हैं तो आप चारों तरफ देख के बोलेंगे राजबाड़ा है, ये भंवरकुआ है, ये आपको जो भी नक्शा दिखाया जाएगा आप बोलेंगे सर ये तो इंदौर है, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से जानते हैं। मगर मैं आपको डायरेक्ट किसी गांव में ले जाके खड़ा कर दूंगा तो आप जिसके बारे में नहीं जानते उसको क्या नाम देंगे? आप बोलेंगे सर यहाँ तो कच्चे मकान है, खेत है, खलियान है, ये गांव है। क्योंकि आप उसके बारे में जानते होते तो आप क्या बोलते? सर ये तो रामपुर है। मगर आप नहीं जानते तो आपने क्या बोला? ये गांव है। तो दो चीजों को ध्यान रखें। फिर से मेरी बात, जिसके बारे में हम पहले से जानते हो, हम उसके गुण और विशेषताओं से अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको क्या मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हो फिर भी हम अचानक उसको देखकर, उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पर मैंने आपको लिख दिया ये पर्वत। अब पर्वत को पहले से इंट्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है, आप उसके गुणों से देख लेंगे। आपके सामने एक पर्वत होगा, हम पूछेंगे ये क्या है, तो आप देख लेंगे तो पत्थर से बना हुआ है, नुकीला है, ऐसा इसका चित्र है, तो आप बोलेंगे ऐसा तो पर्वत होता है। तो आप पहचान गए। काय के आधार पर पहचाने हो आप उसके गुण, उसकी विशेषताओं के आधार पर पहचाने हो। ठीक है, और यदि मैं हिमालय रखूंगा तो आप हिमालय को
नाम से पहचाने हो, क्योंकि उसके बारे में जानते हो कि ये हिमालय है, ये भारत के उत्तर में है, तिब्बत के दक्षिण में है, चाइना के दक्षिण में है। तो ये इतनी बात अभी आप सीखे हैं। दो चीजें मैंने आपको पकड़ने के लिए दी है कि दुनिया में एक होगा, और दूसरी बात पहले से जानना जरूरी है और उसके गुणों से अंदाज नहीं लगा सकते। और यहाँ पर पहले से जानना जरूरी नहीं है, उसके गुणों से ही अंदाज लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ रामायण, रामायण आपके हाथ में लाके दे दी। अब रामायण के बारे में आप पहले से जानते ही नहीं तो आप नहीं बता पाओगे। मगर यदि आपने रामायण पढ़ी है तो आप उसके एक दो दोहे पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे और आप जान जाएंगे और आप बताएंगे सर ये तो रामायण है। कैसे पता लगाया आपने? पहले से जानते थे कि इसमें दोहे लिखे गए हैं, तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है ना, रामचरितमानस तुलसीदास का, वाल्मीकि रामायण का। इसके बाद यदि इसकी जगह मैं कोई और किताब ला दूं जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते कि ये कौन सी किताब है, मगर फिर भी किताब के गुण तो आप जानते हो कि किताब होती है जिसमें कई सारे पेजेस होते हैं, ऐसे ओपन होता है, ठीक है, तो आप उसको किस नाम से पुकारेंगे? आप बोलेंगे सर ये तो किताब है, किताब है, क्योंकि आपने उसके गुणों और विशेषताओं से पहचाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूं रमेश, तो रमेश को आप जानते होंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे ये रमेश है, इससे मैं पिछले साल मिला था। और यदि नहीं जानते होंगे तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो लड़का है, ये लड़का है, क्योंकि लड़के का गुण विशेषता देख के आपने बता दिया। जैसे मैं कोई गांव में ले जाके छोड़ूंगा और आप वो गांव पहले से जानते हैं, घूम रहे फिर रहे, आपकी नानी वहां पर रहती है, मैं बोलूंगा आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा, आंख से पट्टी उतारूंगा, बोलूंगा बेटा पहचानो ये कौन सी जगह है, तो आप बोलेंगे सर ये तो मेरा रामपुर है, मेरी नानी यहाँ रहती है, क्योंकि ये कुआं मैंने देखा है, ये पेड़ मैंने देखा है, ये मंदिर मैंने देखा है। मगर आप पहले से जानते हो ना, तो सब में क्या बोलते जा रहा हूं मैं? पहले से जानना, पहले से जानना। और इधर क्या बोल रहा हूँ? गुणों के आधार पर। और नहीं जानते होंगे तो आप बोलेंगे सर ये गांव है, बस ये मालूम है मेरे को कि ये गांव है, यहाँ पर खेत है, खलियान है, तो ये लिख दिया मैंने गांव। जैसे जैसे आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा और एक सड़क पे छोड़ दूंगा, पूछूंगा बताओ ये क्या है। अब भैया आपको मालूम ही नहीं है कौन सी सड़क है, तो फिर भी तो आप इसका नाम लेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो सड़क है। क्यों? क्योंकि सड़क के बारे में आप जानते हो, सड़क ऐसी होती है, सीमेंटेड होती है, डामर की होती है, ऐसे मूर्ति है, ठीक है, उसकी विशेषताओं और गुणों से आप जानोगे तो वो सड़क है। और यदि आपको मैंने इंदौर में एबी रोड पे खड़ा कर दिया और आप एबी रोड पे दिन भर जाते आते हो, घूमते हो, आंख बंद करके भंवरकुआ पे खड़ा कर दिया, मैंने बोला ये कौन सी जगह है, तो आप बोलेंगे भंवरकुआ चौराहा है, क्योंकि आप वहां जानते हैं, आप उसके बारे में सुने हैं, आप गए हैं, तो ये लिख दिया भंवरकुआ, भंवरकुआ। और किसी अनजान चौराहे पर ले जाके खड़ा कर दूंगा जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप गुणों से पहचानेंगे, गोल है, इसके आसपास लोग निकल रहे हैं, इसको चौराहा कहेंगे। क्या कहेंगे? चौराहा। तो इतने में आपको समझ में आ गया होगा। मेरी दो बात मैंने सिखाई है कि जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, जिनको अचानक हम नहीं बता सकते, वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक। और जिनके गुणों विशेषताओं के आधार पर हम अचानक भी बता सकते हैं कि ये सड़क है, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये शहर है, ये भवन है, भवन मतलब बिल्डिंग, भवन यानी बिल्डिंग, भवन देख के आप बता देंगे कि अरे इसमें तो खिड़की है, दरवाजा है, लोग रहते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये तो बिल्डिंग है, ये एक मकान है, ठीक है। मगर यदि आपकी नानी का घर होगा तो आप बता देंगे कि मेरी नानी का घर है, तो आप वहां जानते हैं। तो ये होगा इसकी सामान्य बातें। अब इसमें कुछ स्पेशल बातें मैं बताऊंगा, कहाँ कंफ्यूज होता है बच्चे को ये सिखाया जाता है, नॉर्मल क्लास में आप ये सीखते हैं कि एक होगा तो व्यक्तिवाचक, ज्यादा होंगे तो जातिवाचक। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसमें आप गलत ही होंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं, आपने यदि पहले से पढ़ा है। मैं आपसे पूछता हूं पर्वत, तो आप बोलते हैं सर ये जातिवाचक, और मैं बोलता हूं हिमालय, तो आप क्या बोलते हैं? इसको ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हिमालय एक पर्वत है जिसके बारे में मैं जानता हूं, ठीक है, उसका एक नाम है। अब मैं कुछ चीजों में आपको कंफ्यूज करने जा रहा हूं, आप जितना कंफ्यूज होंगे उतना गहरा समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं बोलता हूं आपके सामने अनाज। अब मैं आपसे पूछना शुरू करता हूं, अनाज को किस में रखेंगे? सामान्य रूप से जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। मगर कल मैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक बताऊंगा, मेटर, पदार्थ वाली, वो एक अलग बात होगी। अभी फिलहाल तो उसको अनाज को रखेंगे। मैं पूछता हूं गेहूं, तो फिर आप किस में रखेंगे? अब आप बोल सकते हैं कि अनाज की एक प्रजाति क्या है, अनाज की एक जाति क्या है? अनाज खुद एक जाति है, और अनाज के अंदर एक जाति क्या है? गेहूं। और अंदर चलो, मैं बोलता हूं गेहूं का नाम है शरबती गेहूं, तब फिर आप बोलेंगे सर गेहूं आएगा तो जातिवाचक, और शरबती गेहूं आ गया तो व्यक्तिवाचक। ये आप गलत हो जाएगा आपका, ये भी जातिवाचक है और ये भी जातिवाचक है। नॉर्मली आप किताबों में नहीं देखते इतना डिटेल में। फिर देता हूं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, कुत्ता।
तो कुत्ता तो सिंपल सी बात है, शुरू में ही सबने बता दिया जातिवाचक। ठीक है, अब देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, कुत्ते के अंदर गया और कुत्ते की एक प्रजाति लिख दी, लेब्राडोर, लेब्राडोर कुत्ता। अब आप बोलेंगे सर कुत्ता आया तो जातिवाचक, और कुत्ते की स्पेशल कोई नाम आ गया लेब्राडोर तो ये व्यक्तिवाचक, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर भी उत्तर लगेगा जातिवाचक, क्योंकि एक जाति के अंदर यदि कई उपजातियां हैं, फिर से सुनेंगे, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों। एक जाति के अंदर यदि कई उपजातियां हैं तो वो सब की सब जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और लीजिए एग्जांपल, तो आपको विश्वास होगा और इसको याद रखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने ऐसा नहीं पढ़ा था अभी तक। ठीक है, फिर से लिखता हूं, फूल। अब आपको मैंने बोला फूल क्या है बताओ, तो आपने बोला फूल में तो सारे फूल आ गए, जातिवाचक हो गई। मगर मैं अब आपको बोल रहा हूं गेंदा, गेंदा एक फूल है। ठीक है, तो आप बोलेंगे फूल बोलेगा तो जातिवाचक, गेंदा बोलेगा तो व्यक्तिवाचक। बिल्कुल गलत, फूल भी जातिवाचक और फूल की उपजाति, छोटी जाति के अंदर उपजाति होती है, वो भी जातिवाचक। गेंदा, मैं बोलूंगा कमल का फूल, कमल व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कमल का फूल, इसको भी आप बोलेंगे तो फूल की उपजाति है, तो भी मैं कायम रखूं, उपजाति भी तो क्या हुआ, जाति तो है, तो ये कमल, कमल भी इसमें गया। मैं बोलूंगा चमेली का फूल, मैं बोलूंगा गुलाब का फूल। आप ये मत समझ लेना कि अभी तक आप यही सुनते हैं, नॉर्मल आपको क्लासेस में सुनाया जाता है कि फूल आया तो जातिवाचक, चमेली का फूल आया तो व्यक्तिवाचक। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। चमेली का फूल जातिवाचक, गुलाब का फूल जातिवाचक, कमल का फूल जातिवाचक, गेंदे का फूल, मतलब एक किसी जाति की जब हम उपजातियां बनाते हैं, एक किसी जाति की जब हम उपजातियां बनाते हैं तो उसे भी काय में रखा जाता है, जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। जैसे मैं बोल देता हूं गाय, गाय तो पशु का नाम है, आप जातिवाचक में रखते हैं। ठीक है, गाय आप जातिवाचक में रखते हैं। उसके बाद मैं लिख देता हूं जर्सी, जर्सी गाय, अब ये गाय की प्रजाति है। ठीक है, देशी गाय, ठीक है, जैसे भैंस की प्रजाति होती है, भदावरी, मुर्रा, ऐसी भैंसें होती है। तो कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी वस्तु हो, यदि आप उसकी जाति के और अंदर जाकर उपजातियां निकालते हैं तो वो सारी उपजातियां भी काय में मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में मानी जाएगी। इसको स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में आता है, कमल और गेंदा, और बच्चा लगा के आता है व्यक्तिवाचक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। अब एक दो क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि किसी जाति के अंदर जाएंगे और उपजाति की बात करेंगे तो भी उसमें क्या काय में रखा जाएगा, उसको जाति हो या उसके अंदर की उपजाति हो, इनको काय में रखेंगे आप, इनको सबको जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अब आपको कुछ चीजें कॉमन जो हर पुस्तक में मिलती है, आप उसको देख लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ चीजें आपको देखकर जानी है, वो आप सभी किताबों में देखते हैं, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले किसी भी देश का नाम, देश का नाम, देश एक का एक व्यक्तित्व होता, अस्तित्व होता है अलग से, जैसे भारत, जापान, इंडोनेशिया, किसी भी देश का नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात कैसे करते हैं, नागरिकता का नाम, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नागरिकता, नागरिकता के नाम में क्या आएगा, नागरिकता मतलब हम इंडियन हैं तो हमको क्या बोलते हैं, भारतीय। अमेरिका के लोगों को क्या बोलते हैं, अमेरिकी, जापानी, फ्रेंच, ठीक है ना। तो हमको लगता है उसने बोला अमेरिकी ईमानदार होते हैं, अमेरिकी क्या होते हैं, ईमानदार। अब अमेरिकी बोलने से हमको लगता है कई सारे लोग आ गए, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन तो बहुत सारी है। ठीक है, जैसे उसने बोल दिया इंडियंस, तो इंडियन तो बहुत सारे, हमको इंडियन बोला था, भारतीय, मगर इसको भी आप काय में रखते हैं, व्यक्तिवाचक में। ये गलत हो जाता है, हम इसको बहुत सारी संख्या समझ के जाति में डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपल बात, समाचार पत्र होते हैं, आपने सुना होगा दैनिक भास्कर, नई दुनिया। इसके बाद कुछ किताबें होती हैं, किताबों के नाम, कोई सी भी किताब हो, मैंने अभी बताया था रामायण, आप जानते हैं तो बता देंगे रामायण है। बाइबिल आप जानते हैं तो बता देंगे बाइबिल है। सुंदरकांड आप बता देंगे सुंदरकांड है। श्रीमद् भागवत गीता है। तो ये किताबों के नाम, समाचार पत्र के नाम। इसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा वार के नाम, वार मतलब सोमवार, मंगलवार। अब ये भी तो नाम ही है, मैंने बताया ब्रह्मांड में बिना नाम का तो कुछ नहीं है। जैसे आपने पूछा आपका क्या नाम है, तो सामने वाला बोलेगा मेरा नाम सोमवार है, और मेरे पीछे जो आ रहा है उसका नाम क्या है, मंगलवार, उसके पीछे जो आ रहा है उसका नाम बुधवार। ये वार के नाम भी काय में रखेंगे बेटा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ये मत समझ लेना कि सोमवार बहुत सारे होते हैं, एक ही सोमवार होता है जो बार बार आता है। ठीक है,
बार के बाद में लिख देता हूं महीनों के नाम। महीनों के नाम मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जो महीनों के नाम होते हैं, ये महीनों के नाम भी काय में रखे जाते हैं व्यक्तिवाचक में। ये नहीं समझेंगे कि हर साल नवंबर आता है, ये समझेंगे कि नवंबर तो एक ही होता है जो हर साल आता है। इसके अलावा कुछ लिखा रहता है युद्ध के नाम, जो भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हमारे, जैसे बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई, है ना। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के लिए 1565 में हुआ। ऐसे कई सारी लड़ाइयां हुई है। तो ये जितने भी युद्ध के नाम होते हैं, ये भी काय में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। इसके अलावा त्योहार के नाम, अब त्योहार में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलेगा दीपावली, तो दीपावली एक ही होती है ना, उसका एक विशेष अस्तित्व है। तो दीपावली व्यक्तिवाचक, होली, दशहरा, जो भी आपको त्योहार का नाम लिया जाएगा वो क्या होगा, त्योहार का नाम व्यक्तिवाचक होगा। इसके अलावा नगर के नाम, नगर आप सिंपल सी बात है, नगर हो, चौराहा हो, गांव हो, कॉलोनी हो, नगर का नाम मालवीय नगर, विजयनगर, ठीक है ना, भंवरकुआ। चौराहे का नाम पाटलिपुत्रा, भंवरकुआ, दिल्ली चौक, चांदनी चौक, जो भी XYZ चौराहे का नाम हो। शहर का नाम हो इंदौर, भोपाल, रतलाम, कानपुर, ये लिख दिया। नगर का नाम, चौराहे का नाम और शहर का नाम, ये सब काय में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पर्वत और पठार के नाम। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, यदि उनका नाम दिया है, जैसे पर्वत बोला है तो जातिवाचक, पर्वत बोला है तो जातिवाचक, मगर हिमालय बोला है तो काय में जाएगा, व्यक्तिवाचक। पठार में भी नाम दे दिया, तिब्बत का पठार, तो काय में जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार सागर भी ले लेंगे आप, जितनी भी नेचुरल होती है, महासागर ले लेंगे। जैसे सागर कई प्रकार के होते हैं, जैसे बोला उसने भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर काय में जाएगा, व्यक्तिवाचक में, मेडिटेरियन सी, ठीक है ना। वर्ल्ड जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे, मैं क्लास लूंगा तो महासागर, महासागर मतलब इंडियन ओशियन, एक हिंद महासागर होता है, एक प्रशांत महासागर होता है, एक अटलांटिक होता है, एक आर्कटिक होता है, ऐसे कई ओशियंस होते हैं। तो माउंटेन, प्लेटूज, सी, ओशियन, ये सब भी कहाँ में जाएंगे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर्वत हो, पठार हो। एक सबसे अच्छी बात आती है इसमें, 10 नंबर पे एक बात याद रखेंगे, दिशा के नाम। अब दिशा में भी क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये भी दिशाएं हैं, ठीक है। दिशाएं कुल कितनी होती है, ध्यान रखेंगे, दिशाएं 10 होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं, 10। 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये बन गई चारों दिशाएं, और 4 इनसे ये निकलती है, 4 और 4 8। और 2 दिशाएं ऐसी होती है जिनको हम कागज या पेन की सहायता से, हम लकीर की सहायता से उसको रेखांकित नहीं कर सकते। वो दिशा होती है एक ऊपर और एक नीचे, इसको हम लाइन नहीं खींच सकते, ऐसे हवा में लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है ना। तो 8 नहीं, इंटरव्यू में यदि पूछता है कितनी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में 8 को हम कागज पर रेखा के माध्यम से दिखा सकते हैं, मगर 2 दिशाओं को लाइन या रेखा के माध्यम से नहीं दिखा सकते। तो ये हो गया आपका दिशाओं के नाम। इसके अलावा अब आपको देखना है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी कुछ खास चीजें जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था नंबर 1, पशु पक्षी के नाम। पशु पक्षी मैंने अभी बताया है, अब इसी में गड़बड़ होगा। कैसे होगा, पशु कोई सा नाम आ जाए, शेर तो भी चलेगा, और शेर के अंदर चला जाए और बोल दे बब्बर शेर तो भी चलेगा, ठीक है, समझना मेरी बात। पशु पक्षी के नाम, पक्षी का नाम आ जाए, है ना, पक्षी का नाम आ जाए, कोई सा तोता है, ठीक है ना, तोता है तो आप बोलेंगे पक्षी है, तो सर ने बताया इसमें, मगर तोते की वेराइटी आ जाए, हिमालयन तोता है। जैसे कोई सा बंदर है, तो हमारे यहाँ के बंदर और साइबेरिया में, रूस में बंदर मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजाति होती है। जाति के अंदर उपजाति होती है, जाति के अंदर क्या होती है, उपजाति। तो कोई भी पशु का नाम ले दे, भैंस बोले तो भी जातिवाचक, और भदावरी, भदावरी भी भैंस का नाम है, भदावरी भैंस की क्या है, उपजाति है ना। मुर्रा क्या है, मुर्रा, मुर्रा भैंस की क्या है, उपजाति। ये सब भी काय में जाएगा, शुरू में सिखा दिया। इनकी जाति भी उसमें ही जाएगी, इनकी उपजाति भी उसी में जाएगी। उसके अलावा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें। अब कुर्सी बोल रहा है, कुर्सी, टेबल बोल रहा है, पेन बोल रहा है, बोर्ड बोल रहा है, मोबाइल बोल रहा है, दुनिया की कोई सी भी वस्तु हो, डरना नहीं, एक ही बार में बोल देना, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। जैसे कुर्सी, कुर्सी, टेबल या पेन, जो भी वस्तु है वो सब काय में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। मैंने यहाँ पर पशुओं में अभी आपको बताया है, फिर से सुन लीजिए। पशु में कुत्ता बोलेगा तो भी जातिवाचक, और पॉक्स बोलेगा तो भी जातिवाचक, है ना। और इसके बाद कौन कौन से कुत्ते की प्रजाति, लेब्राडोर होता है, लेब्राडोर बोलेगा तो भी जातिवाचक। मतलब कुत्ते के अंदर जाके प्रजाति बताएगा, उसकी उपजाति बताएगा, तो भी हम काय में रखेंगे, जातिवाचक। तो सामान्य रूप से आप बोलते हैं कुत्ता इसमें, लेब्राडोर इसमें, गाय इसमें, देसी गाय इसमें, भैंस इसमें, भदावरी भैंस, ये सब गलत है।
सारी उपजाति उसी में रखेंगे। तीसरे में आता है संबंधियों के नाम। संबंधी मतलब आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार कौन कौन होंगे? देखिए, मामा, चाचा, बुआ, फूफा आपके होते हैं। अब इसमें भी कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं, क्लास में मुझसे ऑफलाइन में पूछते हैं कि सर मामा यदि एक होगा तो व्यक्तिवाचक, और जिसके दो मामा होंगे वो जातिवाचक। ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा शब्द आया, आपका खुद के एक मामा हो या 3 मामा हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपको डायरेक्ट बोलना है मामा हो, मौसी हो, बुआ हो, फूफा हो, भाई हो, बहन हो, माता हो या पिता हो, सारे संबंधी काय में जाएंगे? जातिवाचक में। चौथा आपको पदों के नाम आएंगे। पदों के नाम में जैसे इंस्पेक्टर, एसआई। अब मैंने अभी शुरू में ही सिखाया, सब इंस्पेक्टर की ड्रेस लाके सब इंस्पेक्टर को खड़ा कर दूंगा, 2 स्टार लगा या पिस्टल लगी है, आप बिना जाने ही बता देंगे इसको 2 स्टार लगा, ये सब इंस्पेक्टर है। आपने काय से देखा? उसकी विशेषताओं गुणों से आपने जान लिया कि वो सब इंस्पेक्टर है। तो पदों के नाम, चाहे एसआई हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, जो भी आपको बनना हो, सारे पद काय में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पांचवा व्यवसाय। व्यवसाय इसी में आता है। जैसे उसने बोल दिया लोहार। लोहार मतलब लोहे का काम करने वाले। सुनार मतलब सोने का काम करने वाले। ठीक है, लोहार हो, सुनार हो, धोबी हो, ठीक है ना। जितने भी लोग होते हैं, लोहार, सुनार, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर, ये सब के सब काय में जाएंगे? जातिवाचक में। और इसके अलावा एक लास्ट आप देख लीजिए, प्राकृतिक घटनाओं के नाम। प्राकृतिक घटना, नेचुरल जो घटना होती, क्या क्या होती? बारिश होती है, तूफान आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, भूकंप को इंग्लिश में ज्वालामुखी मतलब वोल्केनोज, ये सब वर्ड जियोग्राफी में आप पढ़ते हो। जितनी भी चीजें होती हैं सबका नाम आप दे देंगे जातिवाचक संज्ञा। सबका नाम क्या दे देंगे? जातिवाचक। जैसे भूकंप बोला, जातिवाचक। वर्षा, तूफान, आंधी, ठीक है ना, वर्षा, तूफान, आंधी, ज्वालामुखी, ये सब प्राकृतिक नेचुरल जो घटनाएं होती है, ये सब जातिवाचक। तो जितना पढ़ाया इसको दिमाग में फिट करिए। इसके अलावा मेन कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे जो शुरू में सिखाया, जिसको हम पहले से जानते होंगे, है ना। जानने के आधार पर हम उसका नाम ले रहे, रमेश इधर आओ, ये हिमालय, ये इंदौर है, ये भंवरकुआ है, वो सब व्यक्तिवाचक। जिसको हम जानते नहीं उसके गुण या विशेषताओं से, ये कुत्ता है, ये गाय, इसकी लंबी पूंछ है, ठीक है ना, ये गाय है, ये तो पर्वत दिख रहा है, ये बिल्डिंग दिख रही है, ये पंखा दिख रहा है, ये घड़ी दिख रही है, हम उसकी विशेषताओं से जानते हैं। एक गोल सी वस्तु लाके रख दी, उसमें कांटा घूम रहा है, हम अंदाज लगा लेंगे ये घड़ी है, ठीक है ना। हमको पहले से कोई बताएगा नहीं कि ये घड़ी है, जब भी मिले तो इसको घड़ी बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उसके चित्र से, विशेषताओं से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक और ये हो गया जातिवाचक। इतना याद रखेंगे, इतना नोट करके एग्जाम में जाएंगे। पशु, पक्षी, वस्तु, इन तीनों में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है। पशु के नाम, पक्षी के नाम, वस्तु के नाम और इनकी उपजातियों के नाम, संबंधियों के नाम, पदों के नाम, व्यवसाय के नाम। लोहार, सुनार, जो भी आपको पदों का नाम, एसआई, कलेक्टर, डीएसपी, संबंधियों के नाम मामा, चाचा, और प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप वगैरह। और इधर 5-7 चीजें लिखिए। किसी भी देश का नाम, इसमें गड़बड़ होता है नागरिकता में, वो बोलेगा चाइनीज लोग, चीनी लोग, फ्रेंच लोग, ठीक है ना, फ्रेंच, चीनी, ये सब काय में जाएगा? नागरिकता भी उसमें जाएगा। समाचार पत्र कोई सा भी हो, किताब, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र कोई भी हो, सोमवार, मंगलवार कुछ भी हो, नवंबर, दिसंबर कुछ भी हो, चाहे प्लास्टिक की लड़ाई हो या बक्सर की लड़ाई हो, चाहे दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भंवरकुआ चौराहा हो, या चांदनी चौक हो या भोपाल हो, कुछ भी सब इसी में जाएगा। हिमालय पर्वत हो इसी में, तिब्बत का पठार इसी में, भूमध्य सागर इसी में, हिंद महासागर इसी में, और दिशा उत्तर दक्षिण पूरा प्रसिद्ध। ये हो गया आपका आज 2 संज्ञा पे चर्चा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छी बात सिखाने जा रहे हैं, वो आपसे उसको और गहरी समझ कर देगा। लास्ट के 1 मिनट में आप और सीखें, थोड़ा सा और सीखें। अब उत्तर प्रदेश के एग्जाम में सीधा नहीं आता, घुमा के आता है। देखो, जब कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर को क्या बनाएंगे? प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? देखते जाते। जैसे मैं बोलता हूं जयचंद, एक किसी का नाम है जयचंद पृथ्वीराज चौहान के समय जयचंद ने धोखा दिया था और हमारे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किससे? मोहम्मद गोरी से 1192 में तराइन में, ठीक है। तो जयचंद ने धोखा दिया एक, तो ये जयचंद नाम आएगा तो आप क्या बोलेंगे? कौन सी संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मगर इसी का बहुवचन कैसे बनाएगा? एग्जाम में देगा, एसआई में ऐसा देगा, भारत को जयचंदों से बचाना है। क्या हेडिंग डाली है मैंने? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब क्या बना दिया जाए? बहुवचन, तो वो क्या बन जाती है? उसको बोलेंगे आप जातिवाचक बन जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी नाम का ही बहुवचन बना दिया जाए तो क्या बन जाती है? जातिवाचक। फिर से पढ़ लो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब प्लूरल बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक। फॉर एग्जाम्पल, रावण तो किसी का नाम है,
मैं बोलूंगा राम ने रावण को मारा, तो आप समझ गए राम ने कौन से वाले रावण को मारा, एक ही रावण जो हुआ है लंका का राजा। मगर अब मैं बोलूंगा हर घर में रावण है। एक भजन सुना होगा, इतने राम कहां से लाऊं, आज घर घर में रावण है, इतने राम कहां। अब वो बोल रहा है घर घर में रावण है, ठीक है ना, या फिर घर घर में रावणों का राज है, या इस देश में रावणों का राज है, हमारे देश में रावणों का राज है। रावण का बहुवचन बना दिया, रावणों का राज है, या घर घर में बोल रहा है तो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो इसको काय में रखेंगे बेटा, इसको जातिवाचक में रखेंगे, इसको काय में रखेंगे, इसको जातिवाचक में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे विभीषणों से बचकर रहना, किससे बचकर रहना, विभीषणों से। एक विभीषण था जिसने रावण का भेद बताया था। अब मैं यहाँ पर उसका बहुवचन बता रहा हूँ, विभीषणों से बचकर रहना, तो ये विभीषण का बहुवचन बन गया। तो काय में रख देंगे, इसको काय में रखेंगे बेटा, इसको काय में रखेंगे, जातिवाचक में रखेंगे। जब कभी व्यक्तिवाचक का प्लूरल कर दिया जाए और उसका यूज हो तो आप समझ जाएगा उसका रियल यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर भारत को जयचंदों से बचाना है, मतलब वो उस जयचंद की बात नहीं कर रहा है, वो जयचंदों की मतलब धोखेबाजों से बचाना है इंडिया को, ठीक है ना। और यहाँ पर बोल रहा है घर घर में रावणों का राज है, तो उस रावण की बात नहीं कर रहा है, आज जो रावण जैसे गुण वाले लोग हैं उनका राज है। तो ये हो गया, आपको एक नया कॉन्सेप्ट स्टार लगा के दे दिया कि जब भी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्लूरल कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, ये कॉन्सेप्ट लिखते जाना और इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब देखो उल्टा कर रहा हूं, कई बार क्या होगा, कई बार नाम आएगा जातिवाचक मगर वो यूज हो जाएगा व्यक्ति में। देखो अब मैं इसका उल्टा करके देता हूँ, कई बार जातिवाचक संज्ञा का नाम लिया जाता है मगर उत्तर क्या आता है, व्यक्तिवाचक। ध्यान से देखना, जैसे गांधी जी ने देश आजाद कराया, देश आजाद कराया। अब बताओ गांधी क्या है, गांधी सरनेम है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आप जानते हैं, गांधी सरनेम है, तो भैया ये तो जाति है। मगर यहाँ पर गांधी जी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मतलब हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, बोलिए क्या मानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज गठित किया। अब आप समझ गए नेता क्या होता है, नेता तो हमारी गली में भी होता है, हमारे राज्य में विधायक होते हैं, हमारे क्षेत्र में पार्षद होते हैं, देश में सांसद, ये सब नेता ही तो हैं। नेता एक जाति है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, व्यवसाय के नाम, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, कुछ भी हो, सब जातिवाचक। मगर यहाँ पर क्या नेता का मतलब लीडर है, नेता का मतलब लीडर नहीं, इनका मतलब सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किनका नाम है, सुभाष चंद्र बोस का, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्या लगेगा, बोलिए व्यक्तिवाचक। जैसे एक और देता हूँ, पंडित जी भारत के पहले पीएम थे। पंडित जी, पंडित क्या होता है, पंडित तो जो पूजा करते हैं वो होता है, और जब पूजा करने वाला पंडित आएगा, मैं बोलता हूँ पंडित पूजा में बहुत पैसे कमाते हैं, दक्षिणा मिलती है, पंडित पूजा में दक्षिणा लेते हैं, तो ये कौन पंडित है, जो जाति से पंडित है, ठीक है। मगर अब मैं बोल रहा हूँ पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर पंडित जी का नाम किसके लिए यूज हुआ है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के लिए, इसलिए कैसी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसके पहले मैंने दिया था व्यक्तिवाचक का प्लूरल करूंगा तो जाति बन जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ जातिवाचक को कई बार व्यक्तिवाचक में यूज किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये आज का इतना टॉपिक हमारा हो गया। हमने क्या सीखा, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखी, जातिवाचक संज्ञा सीखी। अब कल की क्लास में देंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है, क्योंकि भाववाचक रटने से नहीं आएगा, भाववाचक बनाना आनी चाहिए। भाववाचक संज्ञा से बन जाती है, सर्वनाम से बन जाती है, विशेषण से बन जाती है, कैसे भी बन जाती है। तो कल आपको सिखाएंगे कि भाववाचक संज्ञा की बनाई कैसे जाती है। दुनिया का कोई भी शब्द आएगा, आप देखते से बता देंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। और लास्ट में उसके बाद द्रव्यवाचक आएगा, जिसको मेटर बोलते हो आप, पदार्थ, और एक आएगा समूहवाचक। तो कल की क्लास में हम संज्ञा पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।